हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 2019 में इसका संज्ञान लिया गया था। और गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में कुछ 4 लेबर कोड्स जो हैं वो नोटिफाई किए थे, पार्लियामेंट ने पास किए थे। और उसके बाद अभी उनका पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है क्योंकि उसके रूल्स वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझ लें कि वो किस तरह हमारी जो इकोनॉमी है और ख़ासतौर पर जो लेबर सेक्टर है उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे हम और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। इसके बेनिफिशरी कौन है ये भी देखेंगे। और गवर्नमेंट का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि लेबर की सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जाए और साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पे किस तरह गवर्नमेंट ने एक सामंजस्य बनाया है, इस पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जो जो चार लेबर कोड हैं वो सबसे पहला कोड है कोड ऑन वेजेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तरह से जो सभी जितनी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जो लेबर कोड ऑन वेजेस है ये सब पे लागू रहेगा। इसके हिसाब से गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उससे नीचे वेजेस नहीं डिसाइड कर सकते। ये सरकार ने किया है जो कि एक अच्छी बात है। जो सभी के जितने स्टेट्स हैं उन सब में एक तरह से वेजेस की थोड़ी सी पैरिटी रहेगी, या उससे ऊपर कुछ स्टेट जो अट्रैक्ट करना चाहें लेबर फोर्स को वो उसमें डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें आपका पीएफ आ गया, ईएसआई आ गया, या पेंशन स्कीम आ गई, जो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये सब जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं ये जो एस्टेब्लिशमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं ये उन पर लागू होगी। और इसमें ये भी रहेगा कि जितने भी जो वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उन पर भी रूल बनाएगी जो कि जैसे हम आजकल गिग वर्कर्स हैं या जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं या जो इस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो और काम करने वाले लोग हैं, जो उन पर भी गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह के रूल बनाएगी जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले, ताकि उनकी फैमिलीज़ को और उनके मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। लेकिन इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। जो दूसरी चीज़ है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और जो बहुत हाईलाइट की जा रही है वो है जो इंक्रीज इन बेसिक, जो बेसिक सैलरी है। जैसे कि कोड ऑफ वेजेस था उसमें ये कहा गया है कि वो बेसिक सैलरी आपकी टोटल सैलरी का जो है 50% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है या जो दूसरे आपके जो और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुएटी वगैरह हैं, वो आपकी जो 50% बेसिक है वो उस पर जो मिलनी चाहिए, जो टोटल सैलरी का 50% है। तो ये भी एक अच्छी बात है जिससे कि जो खासतौर पे वो वर्कर्स जो लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचते हैं और जो थोड़ा सा फैमिली के बारे में सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें एक तरह से फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी, उनके लिए भी एक अच्छा कदम है। ख़ास तौर पे ये भी कहा गया है उस कोर्ट्स में कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो जो 20 उससे ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय करती हैं वो अपनी वैकेंसीज को ऑनलाइन भी वो उस पर उसको एडवर्टाइज़ करें। दो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जो संबंधित है आप इससे सोशल सिक्योरिटी से, वो है 4 डेज वर्किंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 4 डेज वर्किंग का मतलब है कि कम से कम 48 घंटे का काम हो, और 48 घंटे के काम में अगर आप 12 घंटे जब तक काम नहीं करेंगे तो एक हफ्ते में 48 आवर्स का नहीं होगा। इसमें सरकार ने ये एक अच्छी चीज़ रखी है कि हर 5 घंटे बाद एक आधा घंटे का आराम मिलेगा, और जिसमें कि वो आराम कर सकते हैं और उस लगातार जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे बिना उसके आराम किए। तो दूसरी जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो तीसरा जो कोड है वो ये है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एग्लोमरेट्स।
तो वो 3-4 तरह के जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो कोड थे उसमें किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो सारी फिक्स टर्म्स की होंगी, और वो फिक्स टर्म जो है उसमें वही बेनिफिट मिलेंगे जो कि परमानेंट वालों को मिलते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कैसे होगा कि फिक्स टर्म वालों को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे जो एक तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया है गवर्नमेंट ने कि अगर एम्प्लॉयज़ को निकालना है तो गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं आवश्यकता होगी अगर आप 300 से कम एम्प्लॉयज़ को एक बार में रिट्रेसमेंट या निकाल रहे हैं। पहले ये सीमा 100 की थी, तो इससे एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा फ्री हैंड मिलेगा हायर एंड फायर में। अब ये कितनी अच्छी बात है ये मैं नहीं कह सकता, बट ये सोचने की चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी क्या उस हिसाब से जो हमारा ग्रोथ को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट ने यही सोचा होगा कि शायद ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और उससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। और जो फाइनली है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसमें ये ज़रूरी है कि जो पहले काफ़ी सारे लॉज थे, 13-14 लॉज थे, वो उनको इकट्ठा करके एक को लॉ बना गया है, और जिसमें जो कवरेज करेंगे, जिसमें कि अगर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं पावर यूज़ करते हुए, या 40 के आसपास लोग काम करते हैं, ये उन पर लागू होगा। अब ये 4 जो है वो कोड्स हैं। अब ये देखते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मैं इसको पढ़ के क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि ये तो एक तरह से शायद अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो बहुत ही एक खतरनाक सी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। खतरनाक इसलिए कि इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशंस। अब रेशनल एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है, उसका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ में आता है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन की जो है वो पॉसिबिलिटी रहे। लेकिन अगर इसको देखें हमें, तो इसमें देखने से लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन की बहुत पॉसिबिलिटी है। ख़ास तौर पे अगर 12 घंटे काम करना है तो अब इसको कौन देखने जा रहा है कि उसको आधा घंटे का रेस्ट मिला है, नहीं मिला 5 घंटे के बाद। दूसरी बात यह है कि वो 4 दिन काम कराएंगे। अब इस चीज़ को भी कौन देखने जा रहा है कि वो 4 दिन काम कराएंगे 12 घंटे की, 5 दिन कराएंगे, और वो 6 दिन भी करा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि घंटों के हिसाब से एक हफ्ते में 48 घंटे हमें पूरे करने हैं, लेकिन लोग जो है इस समय वो चेक खत्म हो जाएगा। और अगर 12 घंटे है काम कराएंगे तो इसका मतलब पहले जो 3 शिफ्ट होती थी 8-8 घंटे की, वो 3 नहीं होंगी, अब 2 ही शिफ्ट हो पाएंगी उसमें। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो वुमेन जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि अपॉर्चुनिटी कम होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल मुझे लगता है कम होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस रहती है एम्प्लॉयर्स की वो मैन के लिए रहती है, और वुमेन उस पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि जो इस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं जिनसे कि वर्कर्स के हित की बात है, उनमें बहुत एम्बिग्यूटी है। जैसे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत ही वेग है थोड़ी सी, जैसे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड, आई मीन हु इज कॉम्पिटेंट, दे शुड हैव डिफाइंड इट। इसको अभी इसी स्टेज पे डिफाइन करना चाहिए था। एज पर लॉ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या लॉज हैं ये आप देखना पड़ेगा कि जो इसमें इसका एडेप्टेशन इतना सारा है। सबसे बड़ी बात है, इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो इंस्पेक्टर्स करेंगे, ये नहीं कि जिस आदमी को ये देखना है कि वो इम्प्लीमेंट कितना हुआ है वही से इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि वो इम्प्लीमेंट इसको कैसे कर पाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वो है कि जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, ख़ासतौर पे जो मैटरनिटी लीव का इशू है, या आप ऐसा कर लीजिए कि वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग वाला बात है, क्रैश की बात है, ये सब चीज़ें जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है जो वर्कर्स का,
उसमें अनटिल अनलेस बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जाता इंडस्ट्री फैक्ट्री लेवल पर या जहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो वनरेबल सेगमेंट है हमारा, वुमेन स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो है वो हो जाएगा। तो दूसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एक तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा इस पूरे जो कोड्स बने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो तो किसी तरह के लेबर लॉज को उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, और उनको ये चीज़ किस ढंग से वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसका कोई प्रोविज़न इस पूरे प्रोसेस में नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें स्किल लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो इसमें जो स्किल डेवलपमेंट को कैसे इस इसके साथ लिंक किया जाएगा, इस पर भी कोई बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है। गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि कुछ इस तरह की प्रोविज़न करती कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खास तौर पे कुछ कि उनको हफ्ते में या महीने में कुछ मिनिमम आवर्स उनके स्किल डेवलपमेंट में किए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अनटिल गवर्नमेंट इसको नहीं करती तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत इंसेंटिवाइज नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमने ट्रेन किया तो आज ये है और ये फिर छोड़ के चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इसमें मतलब ये बहुत बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल है कि ये बहुत अच्छे लेबर लॉज बनाए हैं। मुझे लगता है इसके अंदर जो रेशनल एक्सपेक्टेशन वाला इशू है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच है और जो वर्कर्स की सोच है उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि एक आदमी सब्जी खरीदने जाता है। जब वो सब्जी खरीदने जाता है तो वो सब्जी वाला पहले उसे तोल के सब्जी देता है और फिर उससे पैसे की मांग करता है। अब उसमें जो सब्जी वाला है वो ये भी कह सकता है कि मैंने पैसे दे दिए, अगर वो बहुत गरीब है सब्जी वाला। और अगर वो सब्जी वाला बहुत कोई ताकतवर है, पहलवान है, तो वो क्या कर सकता है कि पैसे लेके ये भी कह सकता है कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, आप पैसे दोबारा दो। तो ये जो अभी सिस्टम हमारा ये हो गया कि हम जो सब्जी वाले के पास आते हैं हमें पता है कि हमने पैसे दिए नहीं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है रेशनल एक्सपेक्टेशन का, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है दूसरे से, ये हमारे लेबर लॉज में कम्प्लीटली मिसिंग है। और इसको सेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की बात, ख़ास तौर पे जो इंस्पेक्टर्स हैं या जो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की बात या कुछ इस तरह की बात बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन बातों पर भी फाइनल जब इसके रूल्स और नेक्स्ट के पूरी चीज़ें आएँ तो अगर इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल होंगी तो शायद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ख़ासतौर पे लॉन्ग टर्म का वो पूरा होगा, कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि लेबर्स को भी बेनिफिट मिले और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो। तो ये बैलेंस आउट अभी जो है इसको देख के लगता है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में है। ख़ासतौर पे जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के निकालने का प्रोविज़न है वो बहुत ही किलिंग है। और दूसरा ये है कि अब काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं ट्रेड यूनियंस बनाने के ऊपर भी इस नए कोड में, जो कि अभी आगे चल के एक तरह से मुश्किल एक चीज़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।